गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 27 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हमारा इतिहास चल रहा है। हम इसका इस वाले चैप्टर का यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, इसमें हमने पिछली वर्कशीट में यानी कि वर्कशीट नंबर 22 में हमने समाजवाद क्या होता है ये सीखा था, है ना। समाजवाद के साथ हमने बहुत सारे नए वर्ड भी सीखे थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उदारवादी है, ये सारे नए नए वर्ड हमने सीखे थे, है ना। जैसे उदारवादी है, सामाजिक डेमोक्रेटिक है, सामाजिक क्रांतिकारी है। इन नए वर्डों को हमने जाना था पिछली वर्कशीट में। हमने ये भी जाना था कि समाजवाद क्या है, समाजवाद किस चीज की बात करता है। तो समाजवाद किस चीज की बात करता था, स्वामित्व की बात करता है, और जो आपके संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन पर किसका स्वामित्व होगा ये बात करता था। तो समाजवाद का मानना ये है कि सब चीजों पे राज किसका होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। तो अभी ये तो हमारा पिछली वर्कशीट में हो गया था। अभी आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, आज की वर्कशीट के लिए देखो बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है, रशिया, जो हमारी रूस की क्रांति है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जानने से पहले हम ये जानेंगे कि भाई यहाँ पर पहले क्या कंडीशंस थी और बाद में क्या हुआ। तो आज आपका यही बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, रूस में क्रांति क्यों की। आप एक बात सोच के देखिए, अगर आपकी पूरी जरूरतें, सभी जरूरत अगर आपकी पूरी हो रही है तो आप किसी को कुछ नहीं कहोगे, लेकिन अगर आपकी किसी जरूरत में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है, तो तब आप चिल्लाना स्टार्ट करोगे। तो रूस में भी कुछ ऐसा ही था। कहा क्या कि जो 85% जो जमीन थी, ठीक है, उस पर जो 85% लोग थे वो काम करते थे, यानी कि जो मजदूर, यानी कि आप कह सकते हैं किसान जो थे, वो 85% थे जो जमीन पर काम करते थे। अब 15% लोग ही रह गए, ठीक है। लेकिन जमीन का जो स्वामित्व था, यानी कि जमीन पर किसका हक था, जो बाकी लॉर्ड्स थे, जो मालिक थे, उनका हक था। लेकिन काम कौन कर रहा है, ये 85% कर रहे हैं। ये 15% की जमीन है, लेकिन इनकी जमीन है नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब जो जमीन पर हक या तो राजा का होता था, या जो चर्च में लोग होते थे, या नोबल्स होते थे, उनका ही होता था, ठीक है। तो इन लोगों को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। और एक दूसरा जो रूस है, उसकी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है मैप में, वो काफी ऊपर की तरफ है और काफी ठंडा एरिया है। तो वहां पर जो फसल है, साल में एक ही फसल मुश्किल से उगाई जाती है। तो लोगों के लिए खेती करके खाना भी बहुत मुश्किल था। तो चलो हम देखते हैं एक बार हमारा रशिया कहाँ पर है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने बात की है कि जब अभी तो हमारा क्या है, सिर्फ रशिया या फिर रूस है, ठीक है ना। लेकिन पहले ये रशिया फेडरेशन था, संघ था। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री और आती थी जो अब अलग कंट्री बन चुकी हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन का कुछ पार्ट, ठीक है। तो वहां के जो रूलर थे, वहां के ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये इनके रूलर थे, जिनका नाम था सिजार। ये देखिए, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये रहे, ये वहां के रूलर थे। और ये कैसे राजा थे, निरंकुश राजा थे। निरंकुश राजा कौन होते हैं, जब एक राजा के हाथ में ही सारी पावर होती है तो वो निरंकुश राजा कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी थी कि कंडीशन जो थी लोगों की बहुत ही ज्यादा खराब थी। यहाँ पे आप सीखेंगे तो पहला तो लाइन हमारी हो गई है कि रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लताविया, लिथुआना, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल थे। ये आपको याद रखने हैं। अब जो सम्राट थे, जार निकोलस द्वितीय, एक निरंकुश शासक था। मध्यम वर्ग के जो उदारवादी होते थे, और जो राजनीतिक अधिकार का क्या मतलब है, आपके पास भी तो राजनीतिक अधिकार है ना, मेरे पास भी राजनीतिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैं वोट कर सकती हूँ और मैं इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ, ठीक है। तो लेकिन वहां पर जो अधिकार थे वो अवैध थे, वो इलीगल थे एक तरह से। अब जो 85% आबादी, यानी कि 85% जनसंख्या जो थी कृषि में काम करती थी, लेकिन फिर भी काम करती थी, लेकिन किसी और की जमीन पे काम करती थी, अपनी जमीन नहीं होती थी। तो जो जमीन होती थी, संपत्ति, और जो सामंत होते थे, रूढ़िवादी चर्च होता था, उसका ही स्वामित्व होता था जमीन पर। किसान और जो जमींदार के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो तो एक्सप्लॉइट करेंगे ना, जमीन उनकी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप रेंट टाइम पर नहीं दे पाते हो किसी की दुकान का, तो ये किसान भी तो बेचारे रेंट पर ही लेते थे ना उनसे,
किसान अक्सर लगान, या फिर जो किसान एक तरह से यहाँ पे रेंट का मतलब लगान ही है, लगान ना देने या जमीन पर कब्जे के लिए विरोध किया करते थे। यानी कि इस तरीके से काफी, और जो सिचुएशन थी खराब थी, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम थी। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बहुत तेजी से लोहा इस्पात उद्योग का काम हो रहा था। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज में, इन उद्योगों में भी लोग काम करते थे, लेकिन काम, जो मजदूरों की स्थिति वो बहुत ही खराब थी। ठीक है, उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। अधिकतर जो मजदूर थे वो अपने गांव चले जाते थे जब खेती का टाइम आता था, खेती की जैसे कि बोने का टाइम आ गया या फिर काटने का टाइम आ गया, तो अपनी खेती में चले जाते थे। लेकिन देखो, खेती है भी कितनी, साल में एक ही फसल उगाई जाती है। अब परंपरा के रूप में रूसी किसान अक्सर अपनी जमीन पर कम्यून या फिर मीर को सौंप देते थे। बहुत सारे किसान क्या करते थे, एक पर्सन को सौंप देते थे, एक कम्यून को सौंप देते थे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन सी बन जाती थी उनकी। तो जब सभी इकट्ठे होते हैं तो सब आपस में अपना दुख सुख शेयर करते थे। हाँ भाई, हम भी सताए जा रहे हैं, तुम भी सताए जा रहे हो, तो मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, ऐसे करके एक तरह से ये भावना, सामूहिकता की भावना क्या होगी, उनमें आनी स्टार्ट हो गई, जो कि समाजवादी क्रांति के लिए प्रेरक बनी। उससे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो ही चुका था, तो वो भी एक प्रेरणा के रूप में था कि भाई वहां पे अगर लोग अपनी बातें मनवा सकते हैं तो हम भी मनवा सकते हैं। ठीक है ना। जो खराब परिस्थिति के निरंकुश शासन को समाप्त कर समाजवादी शासन और संसद द्वारा शासन चाहते थे। अब रूस में समाजवाद का शुरुआत कैसे हुई, तो कुछ पार्टियां बननी स्टार्ट हुई। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन हुआ 1898 में। किसानों ने 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। ये आपसे एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब हुआ था, 1898 में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये याद रखनी है। 1903 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, बोलेशेविक और मेनिशेविक, इनका हम अगली वर्कशीट में मीनिंग समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और तो ये आपका पार्ट 1 है इसका। ठीक है, इसमें एक तरह से एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि क्या स्थिति थी। अब खूनी रविवार क्या था, हुआ क्या था कि 1905 में ये जो भी बेचारे परेशान लोग थे, श्रमिक लोग थे, ये जो जार है उसके पैलेस पर पहुंच जाते हैं। पैलेस भी बहुत ही भव्य जगह है, आप देखेंगे तो बहुत ही, आप देखना जरूर, नेट पे देखना। ठीक है, ये कितना बड़ा एक पैलेस है, यानी कि उनका जो महल है, इसमें जाकर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। वहां पर जो पुलिस वाले होते हैं 100 वर्कर्स को मार देते हैं। इससे जो है कंडीशन और भड़क जाती है। तो इस चीज को शांत करने के लिए जो जार है वो एक संसद का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, और वहां की संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। ठीक है, कि निर्माण की अनुमति दी। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेना बुरी तरह से हार गई। 1914 से 1917 के बीच युद्ध में खेती और, अब देखो युद्ध होता है तो क्या होता है, कोई भी युद्ध होगा। अब गवर्नमेंट है क्या, गवर्नमेंट हम जैसे लोगों से मिलकर ही बनी है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, अब देखो बहुत सारे लोग हैं, क्या करते हैं, अब पूरे देश की जमीन है, ठीक है, उस जमीन पे सब काम कर रहे हैं। अब अंबानी जी हैं, रिलायंस की कंपनी है, तो बहुत सारा टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, तो टैक्स के रूप में, जिनकी बहुत ज्यादा सैलरी होती है, टैक्स के रूप में पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। फिर गवर्नमेंट उस पैसे को वापस लोगों में बांटती है। कैसे बांटती है, एजुकेशन पे लगा देती है, या फिर जैसे बूढ़े लोगों की पेंशन आती है उस पे लगा देती है। अब ये पैसा तो है ना हमारा ही, अब जो पैसा है गवर्नमेंट में, तो हम जैसे ही लोग इलेक्टेड हैं, है ना, वो अपना पैसा क्यों देंगे, तो जो टैक्स होगा वही देंगे। अब वो टैक्स जो है, या तो जब युद्ध छिड़ेगा तो युद्ध के लिए जो अलग अलग वेपन्स हैं वो भी आएंगे, लोगों की जो एक तरह से कह लो कि लड़ने वाले भी कौन है, इंसान ही हैं, किसी न किसी के रिश्तेदार ही हैं। तो अगर उनको लॉस होगा तो एक डिप्रेसिंग फीलिंग आएगी। तो युद्ध में जान माल दोनों का क्या होता है, लॉस होता है। और फिर जो इस तरीके से इकोनॉमी जो है काफी डाउन चली जाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पैसा हम पर लगाने की, हमारे डेवलपमेंट पे लगाना चाहती थी, अब कहाँ पे लगेगा, वो युद्ध में लगेगा। तो अब हमारा जो जनता का डेवलपमेंट नहीं होगा तो चीजें ऐसे खराब होंगी, ठीक है ना। तो किसी भी देश के लिए युद्ध जो है खराब ही होता है। तो मजदूरों की कमी बढ़ेगी, और सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी पूर्ति भेजी जाती थी उस टाइम पर। हालांकि हार चुका था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन ऐसा हो गया था कि सैनिक भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। अब सैनिक भी क्रांतिकारियों का साथ देने लगे थे। सिजार का साथ नहीं, बल्कि जो क्रांतिकारी थे कि भाई सिचुएशन ठीक होनी चाहिए, हमें वॉर नहीं चाहिए।
हमें एक नॉर्मल पीसफुल स्टेट चाहिए। तो अब इसके आगे क्या होता है, किस तरीके से रिवॉल्यूशन आगे बढ़ता है, ये हम देखेंगे अगली वर्कशीट में। अभी आपने क्या जाना है, अभी आपने सिर्फ इतना जाना है कि रशिया की जो रिवॉल्यूशन थी उससे पहले क्या स्थिति थी। भाग 1 है ये हमारा। पहले आपने समाजवाद पढ़ा, क्योंकि समाजवाद का उदाहरण आपको रशिया में देखने को मिलता है, रूस में देखने को मिलता है। तो ये सारी वर्कशीट आपस में कनेक्टेड है, तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ तो इन सभी वर्कशीट को अच्छे से समझा करो। अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो एक तरह से आप काम कर भी रहे हैं, टाइम लगा भी रहे हैं, लेकिन चीजें हो नहीं रही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस। रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान शामिल हैं। रूसी क्रांति से पहले रूसी साम्राज्य की सामाजिक व राजनीतिक दिशा क्या थी। सामाजिक तो बहुत ही बुरी थी, सारी खेती तो किसके पास थी, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास थी, और किसानों को बेचारा को एक्सप्लॉइट किया जाता था। राजनीतिक यानी कि राजनीतिक में तो सिर्फ एक ही बंदा राज कर रहा था ना, निरंकुश था राजा। रूसी साम्राज्य में निरंकुश शासक का जार निकोलस द्वितीय का शासन था। वहाँ राजनीतिक दल अवैध थे, राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। 85% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई थी, लेकिन जमीन केवल बड़े किसानों के पास ही थी। किसान सामूहिक रूप से खेती करते थे, जिसमें वह अपनी जमीन को कौमिन या मीर को दे देते थे। अधिकांश संपत्ति भी सामंत और रूढ़िवाद चर्च के पास ही थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में तेजी से लौह इस्पात उद्योग और कोयला खनन उद्योग स्थापित हुए, लेकिन मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब थी। देखो बच्चों, क्या है, कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैम आप बड़े आंसर लिख पाते हो। बच्चा देखो, एक बात बताओ, अगर मैं एक लाइन का आंसर लिखूंगी तो मुझे कम टाइप करना पड़ेगा, मुझे पढ़ने में कम टाइम लगेगा। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं तो एक लाइन का आंसर लिख दूंगी, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है वो लिखना जरूरी है ना। अब एक लाइन में ये राजनीतिक दिशा और सामाजिक दिशा नहीं बताई जा सकती। आपको बताना पड़ेगा कि सामाजिक जो दिशा थी वो क्यों खराब थी, राजनीतिक दिशा क्यों खराब थी। तभी तो अब देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक लाइन में काम चल गया, नीचे वाले में भी एक लाइन में काम चल जाएगा। एक आधा क्वेश्चन होता है जो बड़ा लिखना ही पड़ता है, जिसको हम एक लाइन में आंसर नहीं दे सकते। तो और वैसे भी अब आप बड़े हो गए हो, 9th क्लास में हो, तो थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन तो आपको याद करने सीख लेने चाहिए, है ना। अब चलो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप क्या दो समानताएं देख पाते हैं। दो अंतर। फ्रांसीसी क्रांति की परिस्थितियां बिना किसी पूर्व योजना के अचानक ही उत्पन्न हुई थी, ठीक है ना, अचानक से उत्पन्न हो गई थी फ्रांसीसी की तो। लेकिन रूसी क्रांति एक सोची समझी योजना थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, जबकि रूसी क्रांति ने समाजवाद की विचारधारा, यानी कि इन्होंने तो लोकतंत्र स्थापित कर लिया था, लेकिन इन्होंने समाजवाद को अपनाया। दोनों में समानताएं, दोनों ही लोगों का उद्देश्य क्या था, शोषण से मुक्ति पाना। दोनों ही क्रांतियों ने लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव किए। अब 4th क्वेश्चन, युद्ध के किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ये आपको। युद्ध से देश में जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। युद्ध से आर्थिक बोझ बढ़ता है, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाती है, रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं तथा बेरोजगारी बढ़ जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगली वर्कशीट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। एक बार पिछले वाली वर्कशीट भी अच्छे से देख लेना। अगर आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियोस यूजफुल लगती हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।